हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कि भारत का सबसे बड़ा स्कैम आखिर ब्रिटिशों ने अंग्रेजों ने हमारे साथ किया कैसे, और अंग्रेजों ने भारत का 45 ट्रिलियन पैसा अपने साथ लेकर गए कैसे, और 45 ट्रिलियन डॉलर की उन्होंने भारत से कैसे चोरी की। आज हम इन्हीं सब चीजों को डिटेल से जानेंगे। सारी चीजों को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की हमारी वीडियो कुछ लंबी होने वाली है। आज हम एक एक चीज को बारीक से जानेंगे और सटीक से कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की और हमारे देश का 45 ट्रिलियन डॉलर वो यहाँ से चुरा कर और ठग कर कैसे ले गए, और कैसे यहाँ के लोगों को आज भी जातिवाद और भेदभाव इन सब चीजों में फंसा के वो कैसे निकल गए, और कैसे इतने दिनों तक वो हम पे राज करके अपना हर चीज हम पे बेचते रहे और अपना हर एक चीज हमारे ऊपर थोपते रहे। आज हम इन्हीं सब चीज को डिटेल से जानेंगे। सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज आप दुनिया के सबसे बड़ी स्कैम के बारे में जानने वाले हैं, जो ब्रिटिशर्स ने या ये कह लीजिए कि अंग्रेजों ने हमारे भारत देश के साथ किया था। आज हम इसी पे से पर्दा उठाने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों इंडिया की इकोनॉमी से। आज भले ही भारत 4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी वाला देश बन गया है, पर पहले भी भारत बहुत अच्छा था, और पहले भी इसने जीडीपी के मामले में जब ये गुलाम नहीं बना था, इसने तक उतनी समय भी अन्य देशों को पीछे छोड़ा था। पर कैसे अंग्रेजों ने इसके शिप बिल्डिंग, टेक्सटाइल्स यानी कपड़ा उद्योग को तबाह किया, कैसे इन्होंने भारत के स्टील को खराब बताकर अपने स्टील को बेचा, कैसे इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों को आपस में लड़वाया। आज हम इन सब चीजों को इतने डिटेल से जानेंगे दोस्तों क्यों। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों शिप बिल्डिंग से, कि कैसे अंग्रेजों ने भारत के शिप बिल्डिंग को तबाह किया और कैसे उन्होंने अपनी शिप बिल्डिंग चलाई, और कैसे इन लोगों ने हमें अभी तक उस समय में उन लोगों को मूर्ख बनाकर किसानी की ओर पीछे ढकेला। जानते हैं दोस्तों, जो भारत में शिप बनाई जाती थी, जो भारत में पानी वाली जहाजें बनाई जाती थी, वो दोस्तों 18 साल चलती थी। उनकी एक्सपायरी डेट 18 साल बाद आया करती थी। और जो ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा बनाई जाती थी पानी वाली जहाज, वो मात्र सिर्फ 12 साल चलती थी। 12 साल से कि वो 12 साल में ही खराब हो जाती थी। और जो हमारे भारत के लोग पानी वाली जहाज बनाते थे दोस्तों, वो 18 साल तक चलती थी। और वो 18 साल चलती थी, ये 12 साल, यही बात उनको खटक गई। अब उन्होंने इसको तोड़ने के लिए क्या किया, बहुत ही चतुराई वाला दिमाग लगाया। उन्होंने क्या लगाया कि अगर भारत का कोई सामान ब्रिटेन जाएगा या हमारे देश जाएगा, तो वो सिर्फ हमारी ही जहाज में लदकर हमारी ही जहाज से जाएगा, क्योंकि अन्य देश का जहाज हमारे देश में नहीं जा सकता। उन्होंने ये चीज लागू कर दी कि अब जितने भी जहाज ब्रिटेन जाएंगे वो सिर्फ ब्रिटेन के ही जहाज होंगे और भारत के कोई जहाज नहीं होंगे। तो इस तरह से इन्होंने जहाज बनाने वाले जितने भी कारखाने थे, उन सारी चीजों और जितने लोग जहाज बनाते थे, उन सभी को निकाल दिया। और कैसे इन्होंने अपना शासन चलाने के लिए, अपनी जहाज को उद्योग बढ़ाने के लिए यहाँ के जहाजों को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, कि अब ये जहाज हमारे देश तक नहीं जा सकती। अगर हमारे देश भारत का कोई सामान जाएगा तो वो जहाज भी हमारे देश की होनी चाहिए, जो ब्रिटेन तक जाएगी। इस प्रकार से जितने लोग इस जहाज उद्योग, जहाज वाले कारखानों में काम किया करते थे, जो मजदूर जहाज बनाया करते थे, वो लोग अब पीछे हटके किसानी की ओर चले गए, यानी वो खेती बाड़ी की ओर चले गए। इस प्रकार से उन्होंने हमारे देश में शिप बिल्डिंग को एकदम ध्वस्त करके रख दिया, तोड़ दिया। अब आते हैं दोस्तों दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, मेन है कपड़ा उद्योग। पूरे विश्व में बिकने वाले कपड़े में से 4 कपड़ों में से एक कपड़ा भारत का ही होता था। दुनिया में जितने भी कपड़े बिकते थे, उनमें से दोस्तों मैं आपको बता दूं, 4 कपड़ों में से एक कपड़ा भारत का ही रहता था। और अंग्रेजों ने किया क्या, अंग्रेजों ने ये किया दोस्तों कि वो भारत आए। उन्होंने बताया कि आप कपड़े नहीं बना पाते हैं, आपका कपड़ा ज्यादा नहीं चलता, आप इस मॉडल का कपड़ा बनाइए, आप डायरेक्ट हमें मटेरियल दीजिए, हम कपड़े बनाकर बेचेंगे और हम दिखाएंगे कि कपड़े एग्जैक्ट बनते कैसे हैं। और अमेरिका जितने भी अंग्रेज लोग थे, वो फिर से अपना दिमाग लगा गया और फिर षड्यंत्र रचने लगे कि इनसे कपड़ा उद्योग भी छीनना है, इनकी डिजाइनें भी चोरी करनी। तो हमारे देश में जो कपड़े बनते थे, उनकी डिजाइन पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थी। वहां अंग्रेजों की जो रानी महारानियां हुआ करती थी दोस्तों, वो जो कपड़े पहनती थी, उसमें जो डिजाइन हुआ करता था, वो सबसे पहले हमारे भारत देश में ही बनाया जाता था। वो भी हाथों से, उनकी कढ़ाई बुनाई
सारी चीजें, हर एक चीज डिजाइन को हाथ से तराशा जाता था और हाथ से सभी चीजों को अच्छे से बाकायदा बनाया जाता था। और उसके बाद उनकी गंदी नजर उस पर भी पड़ गई। तो इन्होंने क्या कहा कि आप सिर्फ मटेरियल, मतलब मीन्स जो जो कपड़े में सामान लगे, आप सिर्फ उसको उगाने पे फोकस करिए और हम इसे ले जाके अपने देश में अच्छी कंपनी में मशीनों के द्वारा हम कपड़ा बनाएंगे। और पहले इंडिया में हाथ से कपड़े बनते थे और हाथ से कढ़ाई भी बनती थी, हाथ से हर एक चीज बनाया जाता था और वो कढ़ाई ऑल इंडिया में, मतलब ऑल पूरे कंट्री में फेमस हुआ करती थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर कहीं भी कपड़ा उद्योग की फैक्ट्री है तो उसमें 4 कपड़े में से 1 कपड़ा इंडिया का जरूर होता था। क्योंकि इंडिया मतलब एकदम बारीक, इतनी सटीक डिजाइन बनाता था कि उसे अंग्रेजों की जो रानी महारानी क्वीन हुआ करती थी, वो लोग उसे देखते ही मतलब पसंद कर लेते थे कि ये मतलब ये मटेरियल हमारे यहाँ बन ही नहीं सकता, ये आखिर बनाया किसने। तब फिर अंग्रेजों ने ये दिमाग लगाया और कैसे उन्होंने इस चीज को ध्वस्त करना चाहा भारत में। उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट मटेरियल हमें प्रोवाइड करिए, हम इस चीज को ले जाएंगे अपने देश और वहां मशीनों से, कारखानों में अच्छी तरह से तराश के बारीक से एक एक कपड़े को बनाएंगे, आप सिर्फ मटेरियल पे ध्यान दीजिए। अब मैं बता दूं दोस्तों, जितने लोग हाथ से बुनाई सिलाई करते थे, जितने लोग हाथ से डिजाइन बनाते थे, वो लोगों को ऐसे छोड़ा नहीं गया। अंग्रेजों का दिमाग बहुत चतुर था, वो जानते थे कि अगर इनको जान गए तो ये जो इनके हाथ में टैलेंट है, ये टैलेंट एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ऐसे बांटते चले जाएंगे, तो उनको भी नॉलेज हो जाएगा कि हाँ रियलिटी में कपड़ा बनाया कैसे जाता है। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने दिमाग ये लगाया कि इंडिया में जितने लोग हाथ से कढ़ाई, बुनाई, सिलाई और जितने हाथ से डिजाइनें बनाई जाती थी दोस्तों, उन सारे मजदूरों को ढूंढा गया, उनको नोटिस किया गया कि आखिर ये इंडिया में प्रोडक्ट बन कहाँ कहाँ रहा है, कौन इस तरह की डिजाइनें बना रहा है, कितने लोग इस डिजाइन पे काम कर रहे हैं। अंग्रेजों ने अपने सिपाही भेज के उन सारे चीजों को ढूंढा, उन सारे कारखानों को ढूंढा जहां पर ये कढ़ाई बुनाई वाले काम होते। फिर वहां के मजदूरों का उन्होंने अंगूठा कटवाया, अंगुलियां कटवा दी, हाथ यहां से यहां तक दोस्तों दोनों कटवा दिए कि ये ना अपने आने वाली पीढ़ी को इन सब डिजाइनों के बारे में बता सके, न उन्हें समझा सके, न इसके बारे में कोई नॉलेज दे सके कि इनकी आने वाली पीढ़ियां जितनी भी हैं दोस्तों, वो जाके आगे कपड़े का मैन्युफैक्चर कर सके और इस मैन्युफैक्चर लेवल को आगे विस्तार से बढ़ा सके और इनके कंट्री में और कोई लोग भी अब कपड़ा इस तरह का डिजाइन न बना सके। तो उन्होंने जितने भी वो कारखाने में काम करते थे दोस्तों, उनके हाथ कटवा दिए, अंगुलियां कटवा दी, यहाँ तक कि अंगूठे हाथ स्वयं सारे काट दिए गए। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ के लोगों को सलाह दी कि आप ये करिए, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट उगाइए, हम इसे ले जाएंगे अपने देश मशीन में बना के। इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीयों को इस मामले में भी मूर्ख बनाया। और कैसे फिर जो लोग जिनके हाथ काट दिए गए, जिनके घर में और लोग अन्य परिवार थे, वो भी बेचारे इस चीज से हार कर, थक हार के वो भी खेती किसानी की ओर चले गए। अब वो क्या करते थे, वो सिंपल काम करते थे, वो खेती करते थे, अनाज उगाते थे, गेहूं उगाते थे। अब उनका पूरा काम, पूरा ध्यान इन्हीं सब चीजों पर चला गया। क्योंकि जो अच्छे कारीगर थे उनके तो अंग्रेजों ने हाथ कटवा दिए थे, अंगुलियां कटवा दी थी। और जो इतने कम नॉलेज वाले कारीगर थे, अब उनके पास कोई काम भी नहीं बचा था कि वो कोई अन्य काम कर सके। तो वो भी अब पीछे बैक होकर फिर से किसानी की ओर चले गए। जो कि भारत में ही सबसे बढ़िया डिजाइन के कपड़े बनाए जाते थे, भारत में ही सबसे महीन बारीक कढ़ाइयों को गूंथ कर हाथ से बनाया जाता था। भारत में ही सारी कढ़ाइयां, जितनी साड़ी में, सूट में, जितने भी मुकुट के कपड़े होते थे, हर चीज में आप देख लीजिए, उसको बारीक से नोटिस करके भारत में ही बनाया जाता था। पर अंग्रेजों को ये बात भी खटक गई। उन्होंने इस प्रकार से भारतीय लोगों को इसमें भी मतलब उनके साथ मान लीजिए छल कर लिया और उनका छल करके, धोखा देके उनके इस काम को भी ध्वस्त कर दिया, इसको भी तोड़ दिया। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों? अगला टॉपिक जो हमारा है वो है स्टील। अब हम बात करेंगे स्टील की। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों के समय से पहले भारत में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हुआ करती थीं। भारत में लोहे और स्टील का कारोबार था। अंग्रेजों के आने के बाद ही उन्होंने कोई इंडियन रेलवे हमें नहीं प्रोड्यूस की कि अंग्रेजों ने ही हमें इंडियन रेलवे दी है। नहीं, हमारे पास पहले रेलवे नहीं था। अंग्रेजों ने सिर्फ अपने देश को, स्टील को अच्छे दामों, हाई टैक्सेस पे बेचने के लिए दोस्तों हमारे देश से, मतलब हमारे देश के लोगों को सलाह दी कि हम स्टील लगा के रेलवे बना देंगे, ट्रेन चलेगी, उससे आपका आयात निर्यात अच्छे से हो जाएगा,
अंग्रेज कभी हमारे देश का भला नहीं चाहते थे। अगर वो भला चाहते तो 200 साल से पहले हमारे देश से जाते नहीं ना, वो हमारे देश को इतना तरीके से लूटते हैं। अभी आप वीडियो में जानेंगे और भी तरीके की कैसे उन्होंने लूटा। पहले बात कर लेते हैं हम स्टील पे कि कैसे उन्होंने अपने देश का नट बोल्ट से लेके वाशर तक भारत में बेचने का कार्य किया, कैसे उन्होंने फिर से इंडियन लोगों को एक बार मैनिपुलेट किया। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक मील रेलगाड़ी मतलब एक मील लाइन रेल की पटरी, एक मील मतलब एक मील रेल की पटरी जो अमेरिका में बनाई जाती थी, उसका खर्चा लगभग 200 पाउंड आया करता था। उस समय पाउंड चलता था। तो एक मील रेलवे की पटरी बिछाने का अमेरिका में टोटल लागत आती थी दोस्तों 200 पॉइंट। अब वही एक मील रेल भारत में बनाने के लिए, वही एक मील रेल की पटरी भारत में बनाने के लिए दोस्तों यहां आते थे टोटल 1800 पाउंड। 1800 पाउंड। अब वो लेते कैसे थे? वो कहते थे कि हमारा जो नट बोल्ट, हमारी जो स्टील है, वो हमारे देश से लद के जहाज में पेट्रोल टैक्स सारी चीजें जोड़ के वो यहाँ लाते थे। तो इस प्रकार से बाकायदा टैक्स के साथ भारत को प्रोवाइड करते थे। और भारत उस समय पे दोस्तों इतना अच्छा टैक्स देता था ब्रिटिश अंग्रेजों को, उतना अच्छा भारत टैक्स अंग्रेजों को भरता था कि अंग्रेज अपने पार्लियामेंट में जाके कहते थे कि जितने भी इंडियंस हैं मतलब जरूरत से ज्यादा टैक्स देते हैं, मतलब जितना आप कहोगे उससे ज्यादा आपको वहां टैक्स प्रोड्यूस किया जाता है। और भारत के लोग उतनी ज्यादा मात्रा में टैक्स मतलब जमा करते थे। तो वो लोग अपने पार्लियामेंट में जाके ये बात कहा करते थे कि मतलब जितना भी टैक्स हो उससे ज्यादा भारतीय लोग पे करते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने अपना नट बोल्ट रिंच वाशर जितनी भी चीजें थी दोस्तों वो सब भारत में बेची स्टील के नाम पर, सारी चीजें। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बताया क्या, पूरा इनका सामान पहली बात तो समुद्र के सहारे आता था। इस प्रकार से ये सारी बातों को बताया करते थे और इस तरह से ये लोग अपना देश का पूरा स्टील हमारे ऊपर थोप गए। और जैसे ही दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, यानी दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जब इन्हें स्टील की इनके सैनिकों को जरूरत पड़ी, तब ये अंग्रेज इतने ज्यादा मतलब होशियार थे कि ये भारत आए और भारत के ही रेल की पटरियां से उठा कर ले गए, उखाड़ कर ले गए। मीन्स कि उस रेल की पटरी को ही इन्होंने जिसे बनाया उसे उखाड़ कर अपने साथ ले गए कि अब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, सैनिकों के स्टील की जरूरत है चद्दर के लिए, ये भारत के ही स्टील को फिर से ले गए। मतलब उस चीज का हमसे पैसा भी ले लिया गया, उसका टैक्स भी भारत से ले लिया गया। पर हुआ क्या, नतीजे में क्या है दोस्तों, वो चीज ही ये ब्रिटिशर्स मतलब जितने अंग्रेज थे वो चीज ही उखाड़ के अपने साथ दोबारा ले गए दूसरे विश्व युद्ध में कि उनको सैनिकों की चद्दर बन सके। तो इस प्रकार से दोस्तों इन लोगों ने अलग अलग तरीकों से भारत के मतलब जितने टेक्सटाइल्स थे और शिप बिल्डिंग्स थी, स्टील कारखाने थे, इस प्रकार से इन्होंने इन सारी चीजों को ध्वस्त कर लिया। अब बात कर लेते हैं गुरुकुल की कि कैसे भारतीय को अंग्रेजों को अब नॉलेज हो गया, अंग्रेजों को पता चल गया कि अब हम एक ऐसा इंडियन मतलब हम एक अब ऐसा अंग्रेज बनाएंगे कि जो दिखने में भारतीय हो, भारतीय कपड़े पहनता हो, भारतीय बोली बोलता हो और भारतीय रंग रूप का सब हो, और बस वो काम सिर्फ हमारे लिए करे, दिमाग सिर्फ उसका अंग्रेज का डालो और बाकी वो दिखे इंडियन, रहे इंडियन, बोले इंडियन, खाए इंडियन, पाए इंडियन, पर दिमाग उसका जो हो दोस्तों वो अंग्रेजों का डालो। तो उन्होंने क्या किया, हमारे जितने पुराने गुरुकुल थे उनको ध्वस्त किया, मतलब उनको तोड़ा कायदे से कि अब इसे हटाओ, अब हम नई शिक्षा नीति लाते हैं, इस बेस से यहाँ के बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ ताकि ये आगे चल के हमारे गुलाम बन सके और हमारे गुलाम बनकर ये अपने लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकें, उन्हें मार सकें, उन्हें टैक्स वसूलने जाए तो उनको पीटें, जितना हम कहें तो वो करें। तो अब इस चीज को समझते हैं दोस्तों कैसे उन्होंने गुरुकुल को तबाह किया। तो उनका मानना यह था कि इन दिखने में इंडियन रहे, खाने में इंडियन रहे, पीने में इंडियन रहे, बोलने में इंडियन रहे, पर उसका दिमाग जो रहे दोस्तों वो उसका दिमाग जो रहे वो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा चले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी स्कूल प्रोवाइड की, अपनी स्कूल मीन्स अपनी शिक्षा नीति लागू की कि अब भारत के जितने लोग के मतलब भारत के बच्चे हैं शुरू से वो हमारी शिक्षा नीति से पढ़ें, हमारी पुलिस में हवलदार बने, कांस्टेबल बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, स्पेशल ऑफिसर रैंक वाले मतलब पोस्ट वाले अच्छे व्यक्ति बने और हमारे साथ रहें, हमारे जैसे बने, हमारे मतलब
हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना हमारी तरह इंग्लिश में बात कर सके। कि मतलब वो ये चाहते थे कि ये वो हमारे तरह बोले चालें और जो हम कहें वो ये जाके इंडियंस के साथ अत्याचार करें। कि हमने जैसे अपनी शिक्षा नीति से पढ़ाया लिखाया, पुलिस बना दिया, और पुलिस बनाने के बाद अब इसके हाथ में थमा दो चाबुक। अब ये जाए टैक्स वसूल लें। और किससे टैक्स वसूल लें? अपने ही लोगों से, जो भारत के नागरिक हैं, भारत के ही व्यक्ति है। बस पढ़ा किससे? अंग्रेजों की शिक्षा नीति से पढ़ा और वो बन गया अंग्रेजी अफसर। अंग्रेजी अफसर मीन्स हवलदार बन गया। आपने आरआर मूवी में देखा होगा कैसे रामचरण ने भीम को मारा था, पूरी भरी सभा में सबके सामने। वो भी ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। उस मूवी में आपने देखा होगा कि कैसे रामचरण को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जाता है और वो अंग्रेजी अफसर बनता है, और अंग्रेजी अफसर बन के ही वो कैसे भीम जूनियर एनटीआर को कैसे वो मारता है। आपने इस चीज को कितनी बारीक से देखा गया, और मतलब सिनेमाग्राफी जैसी चीजों में भी इस चीज को कॉन्टिन्यूसली मतलब सच्चाई के साथ दिखाया गया कि अंग्रेज रियलिटी में करते क्या थे। अब उन्होंने पढ़ाया लिखाया, अपनी मतलब पुलिस के मतलब गिरोह में हवलदार का दर्जा दे दिया कि भाई अब तुम हवलदार हो और तुम्हारा काम यह है, तुम चाबुक ले लो, अब जाओ पूरे नगर में जितने अन्य व्यक्ति हैं सबके घर से टैक्स वसूलो, सबके घर से कर वसूलो। जो अगर टैक्स न चुकाए तो उसे मारो, पीटो, रुलाओ, घुटने पे लाओ, गांठी तोड़ो, सिर फोड़ो, कुछ भी करो, बस तुम्हें टैक्स वसूल के लाना है। तो वो लोग करते भी ऐसा ही थे। जो वहां शिक्षा नीति में पढ़ते थे और जब वो अफसर बन जाते तो वो जाते थे, गांव गांव जाए, नगर नगर जाए, टैक्स लें, जो मना करे तो उनके ऊपर चाबुक बरसाए। तो ये था उनका एक और हिस्सा भारत को बर्बाद करने का। अब इस चीज को आप ऐसे समझिए, मतलब सारी कहानी का विस्तार मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तहत समझा दूंगा। आप बस इस चीज को ध्यान से सुनिए कि कैसे जंगल के शेर को सर्कस में नाचने वाला बंदर बना दिया जाता है। आपने सर्कस में देखा होगा कि शेर जैसा जैसा मालिक बोलेगा वैसे वैसे गुलाटी मारेगा, और वो नहीं, उस गुलाटी मारने वाले शेर को नहीं पता कि वो रियलिटी में क्या है, वो जंगल का शेर है। पर उसे इस तरह से डेवलप किया जाता है, इस प्रकार से छोटे स्तर से बड़ा किया जाता है कि जब वो बड़ा बन जाता है, पूरी बॉडी लैंग्वेज हर एक चीज, पर दिमाग शायद शेर वाला नहीं आता, क्योंकि दिमाग तो वो है जो उसका मालिक बोलता है कि यहाँ गुलाटी मार तो यहाँ गुलाटी मार। तो ये आखिर रियलिटी में हो कैसे जाता है? जंगल का कोई शेर आप ऐसे सामने जाइए तो आपको तुरंत 2 मिनट न लगे, काट के खा ले। पर जो सर्कस में शेर रहता है वो कैसे इनके इशारे पे गुलाटी मारना सीख जाता है, कैसे इनके कहने से वो जंप करता है, कैसे इनके कहने से वो बैठ जाता है। मैं आपको इस चीज को एकदम बारीक से समझाऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये लोग करते क्या थे? जो सर्कस का शेर जो जंगल का शेर है वो सर्कस में आके कैसे बंदर बन जाता है। जो सर्कस का मास्टर होता है यानी जो मालिक होता है वो क्या करता है? जंगल से एक शेर के बच्चे को उठाता है, जब वो बहुत छोटा, एकदम मासूम, छोटी अवस्था में हो, जब उसे ये उठाता है, अपने साथ लाता है, मतलब उसकी माँ से शेर के बछड़े को अलग कर लिए। अब ये उसे अपने पास 15 दिन तक दोस्तों भूखा रखता है। जो सर्कस का मास्टर है 15 दिन तक उस शेर को अलग कमरे में भूखा रखता है। अब 15 दिन से शेर का बछड़ा बेचारा रो रहा है, भूख से तड़प रहा है कि कहाँ गई मेरी माँ, कहाँ गए मेरे पापा। अब अभी उसे बेचारे को शिकार करना भी नहीं आता, मासूमियत के आंसू उसके आंख से टपक रहा है। और 15 दिन तक वो सर्कस का मास्टर उसे एक कमरे में भूखा रखता है ताकि ये कुछ खाए पिए ना, कहीं जाए ना, और वो भूख से तड़पता रहे। और 15 दिन बाद वो मास्टर उस कमरे में जाता है तो शेर के बछड़े के लिए थोड़ा सा मांस लेके जाता है, खाने की चीजें, जिससे वो खा ले, जिंदा रहे, पेट ना भरे, सिर्फ खा ले, जिंदा रहे। जब 15 दिन बाद सर्कस का मास्टर जाता है और उस शेर के बछड़े को थोड़ा सा मांस देता है, और जब वो उस मांस को खाता है तो उसको लगता है कि ये जो दरवाजा खोल के व्यक्ति आया है, मीन्स सर्कस का मास्टर जो ये दरवाजा खोल के आया है, ये मेरे लिए खाना लाए, ये मालिक ये कितना अच्छा व्यक्ति, ये कितना अच्छा इंसान है। और वो यही नहीं रुकता सर्कस का मास्टर, वो फिर से दरवाजा बंद करके फिर से शेर को, बच्चे को 15 दिन तक एकदम भूखे तड़पने के लिए फिर से छोड़ देता है। और फिर शेर को बड़ी याद आने लगी कि कहाँ गए मम्मी पापा, कहाँ गए क्या, क्योंकि अभी शेर को शिकार करना नहीं आता, और वो फिर भूख से तड़पने लगता है। और 15 दिन बाद फिर से सर्कस का मास्टर आता है और फिर से उसे खाने को देता है। अब फिर से शेर को लगता है कि बहुत अच्छा आदमी है, फिर से आया, दोबारा मेरे लिए खाने के लिए लाया, इसकी वजह से मेरा पेट भर गया। फिर से जब वो आता है तो अब इस प्रकार से शेर के बच्चे को आदत हो जाती है कि अब मालिक 15 दिन बाद आएगा मास्टर सर्कस का, तभी खाने को देगा, तभी मेरा पेट भर जाएगा। बस उसका कहना यह है
कि वो जैसे बोले मैं वैसे उठूं, जैसे कहे वैसे बैठूं, जैसे कहे वैसे कूदूं। उस मालिक का कहना ये है और मुझे उसकी बातों को फॉलो करना। तो उसका मानना ये हो जाता है। इस प्रकार से जंगल का शेर अपनी असली ताकत यानी शेर वाले जिगरे को खोकर जंगल का सर्कस का बंदर बन जाता है। तो यही सेम कहानी, ये न किसी जंगल के शेर की कहानी है, न ये किसी सर्कस के मास्टर की कहानी है, ये दोस्तों कहानी है भारत की। और कैसे भारत में अंग्रेजों ने आकर भारतीय लोगों को इसी प्रकार से गुलाम बनाया और कैसे उनको आज तक बनाए गए रूल, रेगुलेशन, डिवाइड एंड रूल, जाति के नाम में एक दूसरे से लड़ना, हिंदू मुस्लिम करना, ये सब कैसे भी हो अभी तक उनका बीज बो के गए। और कैसे यहाँ के भारत के नागरिक आज भी वो सारी फसलें काट रहे हैं, आज भी वो सारी फसलें काट रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब विल डोरांट भारत पे आए भारत की सभ्यता को लिखने कि भारत में क्या क्या अच्छाई है, जब विल डोरांट भारत आए तो भारत में उन्होंने सिर्फ क्या देखा, भारत में उन्होंने देखा गरीबी, बेबसी, बेरोजगार लोग, भूखमरे लोग। फिर उन्होंने अपनी जो रिसर्च करने आए थे उस रिसर्च को छोड़ के, विल डोरांट ने उस रिसर्च को छोड़ के ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ केस करने का फैसला लिया कि इन्होंने भारत को इतने बुरी तरीके से लूटा है, इतने बुरे तरीके से ध्वस्त किया है। और विल डोरांट आए थे यहाँ के गुरुकुल देखने, यहाँ के मंदिर देखने, यहाँ के टेक्सटाइल्स देखने, यहाँ की सिर्फ बिल्डिंग्स देखने, यहाँ का स्टील देखने, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखने। पर जब वो रियलिटी में भारत आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग कितने लाचार हैं, कितने भूखे हैं, कितने गरीब हैं, कितनी गंदी तरीके से रहते हैं, कितना फटा वस्त्र पहनते हैं, कैसे लाचार ये लोग रहते हैं, कितना अंग्रेजों ने इनके साथ अत्याचार किया और कैसे यहाँ का सिर्फ बिल्डिंग, स्टील, टेक्सटाइल्स, कपड़ा उद्योग, सारी चीजों को वो ध्वस्त करके यहाँ का पूरा पैसा अपने साथ ले गए। और कैसे आज वो अपने देश में शान से रह रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों को गए आज 200 साल हो गए हैं। हम कहने के लिए आज भी 4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी वाला देश बन गया है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आज भी आप देखिए आपको कितने भुखमरी, कितने, क्योंकि ये अभी तक जितने लोग, अब आप इसे भारत के तौर से समझिए कि भारत में भी अगर किसी ने IAS PCS की कोई भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब पा जाता है तो वो कैसे अंग्रेजों की नीति को अपनाने लगता है, कैसे अंग्रेजों की तरह वो अपने देश के लोगों के साथ ट्रीट करने लगता है। क्योंकि वो जो आज भी उस समय बीज बो के गए हैं उसकी फसल कहीं ना कहीं आज भी भारत के नागरिक और भारत के लोग काट रहे हैं। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि आप अगर किसी अच्छे पद पे हैं या अच्छे मुकाम पे हैं तो आप अपने बगल वाले, अपने पड़ोसी, अपने परिवार के जितने लोग हैं उनको भी कोशिश करिए कि वो भी अच्छे मुकाम पे पहुंच सके, ताकि वो भी अपने अगल बगल के लोगों को जागरूक कर सके और किसी न किसी को अच्छी जगह पहुंचा सके। तो इसी प्रकार से शायद कहने के लिए नहीं कि भारत 4 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बन गया है, शायद रियलिटी में भारत विश्व गुरु बन जाए। और ये होगा दोस्तों तब जब कोई एक से बढ़कर एक साथ मिलकर कदम उठाएंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।